जी नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हारून यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े हक। और आज जिस हस्ती के साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सब ने ज़रूर एक नाम सुना होगा, आसिफ कलोनी का। और आज हम उसी के जो ऑनर हैं हम उनसे बात करेंगे, जिनका नाम है बिशप आसिफ ई रंधावा जॉन। हम बिशप आसिफ साहब को इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर, हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नेशनल न्यूज़ की सारी टीम का और नेशनल न्यूज़ चैनल का, जो कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। और नेशनल न्यूज़ की पजीराई जो है वो हर रोज़ बढ़ती जा रही है और मैं ये समझता हूँ कि तमाम चैनल्स को ये उनसे आगे जा रहे हैं और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि नेशनल न्यूज़ जो है वो हकीकत में मसीहत की और अपनी कौम की हकीकी आवाज़, मैं कहता हूँ कि ये हकीकी आवाज़ जो है वो बना हुआ है। और मेरी दुआ है कि खुदावंद नेशनल न्यूज़ को, उसकी सारी टीम को जो बड़ी सिंसियरिटी के साथ जो है काम करें, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। जी बिशप साहब, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और आज आप हमें ज़रूर इस बारे में बताएं कि फ़ेज़ 1 यानी कि जो बिशप आसिफ कलोनी है उसका फ़ेज़ 1, उसमें आपको क्या कामयाबी मिली कि आपने इस प्रोजेक्ट के एक नए फ़ेज़ को जो है वो लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया। जी थैंक यू सर। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, आपने अच्छे अल्फाज के साथ तारुफ करवाया है। अच्छे अल्फाज अच्छे हैं लेकिन ऑनर खुदा है। बिल्कुल। मैं अपने आप को यानी कि ये कहता हूँ कि खुदा ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं और हम कुछ वक्त तक अपनी लाइफ में ये एक जो है वो स्टीवर्ड के तौर पर काम करें। यानी खुदा ने हमारे हवाले की हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि उनको अच्छे तरीके से यूज़ करें और अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करें। तो फ़ेज़ 1 जो था, एक मेरा पहला तजुर्बा था जो कि नहायत कामयाब हुआ। दरअसल मैं इसको कामयाबी भी नहीं कहूँगा, दरअसल मेरी कौम जो है वो बहुत क्राइसिस में है। यानी इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने फ़ाइनेंशियल को बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, ये मेरी कौम की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने अपनी कौम को एक एक कमरे में 10-10 बच्चों को पेरेंट्स के साथ देखा है। एक कमरे में वही उनका किचन है, वही उनका सब कुछ है। मैंने अपनी बहुत सारी बेटियों को देखा है जो रेंट पे रहती हैं और उनके जहेज़ बिक गए। ये मेरे दिल में खुदा ने अपनी कौम का शुरू से दर्द रखा, ये आज का नहीं, शुरू से दर्द रखा। और मैंने आज तक अपनी लाइफ के जो प्रैक्टिकल साल हैं सारे वो मैंने कौम की खिदमत के लिए गुजारे, तालीमी लिहाज से और समाजी लिहाज से, रूहानी लिहाज से मैंने बहुत खिदमत की है जो खुदा ने मुझे तोड़ा दिया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि मेरी कौम की ज़रूरत है और खुदा ने मुझे इसके लिए उठाया है ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। जी जी बिशप साहब, आप हमें ये भी बताएं कि जब आपने फ़ेज़ 1 की कामयाबी देखी और लोगों ने आपको अप्रिशिएट भी किया, और सर क्या इस फ़ेज़ 2 में क्या उसी तरह से लोग जो हैं वो फैसिलिटेट होंगे जैसे वो फ़ेज़ 1 में हुए? दरअसल फ़ेज़ 1 जो उसका कामयाब इस तरह मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझ पर एतमाद किया और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जगह जो है वो ख़रीदी। अब जगह वहाँ पर कम थी जो मुझे ज़्यादा और जगह उनके लिए ख़रीदना पड़ी, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत सारी थी, जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी और लोगों का रश जो था वो बहुत ज़्यादा था, जिसके लिए मुझे दोबारा फिर जगह ख़रीदनी पड़ी। लेकिन जब भी मैंने पहला जो फ़ेज़ शुरू किया तो मेरे जहन में, क्योंकि खुदा ने मुझे तालीमी तौर पर भी सरफराज किया है, 4 MA किए हैं, BEd किया है, बहुत सारे मुल्कों में मैं गया हूँ, तो एक मैं होमवर्क करता हूँ आया कि ये जगह जो मैं कर रहा हूँ मेरी कौम के लिए कितनी अच्छी होगी, उनके मसाइल वहाँ पर कितने डाउन जाएंगे और उनकी खुशहाली कितनी ज़्यादा आएगी, ये सोचकर जो है वो मैं आगे स्टेप लेता हूँ।
और फेज़ 2 का इस हवाले से फेज़ 1 भी बहुत शानदार था और फेज़ 2 तो बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना अहमियत है। जी जी सर, मुझे ये भी बताएं और हमारे नाजरीन ये जानना भी चाहेंगे कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो जब वो घर बनाए तो उसकी जो सराउंडिंग है, उसके जो इर्द गिर्द का जो एरिया है या जो इलाका है वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। तो आप हमें बताएं कि इस फेज़ 2 का जो महल्ले वकू है वो मतलब किस तरह का है, ताकि लोग जब देखने के लिए जगह जाते हैं तो उनको इस बात की भी जो है वो अच्छी खबर मिले। सर इसको हम यानी कि मेरे अंदर खुदा ने एक अच्छा, हर इंसान के अंदर रखा है, खूबसूरती का सेंस रखा है। बिल्कुल कि वो चीज़ों को खूबसूरत देखे, और मुझे भी खुदा ने ये एहसास दिया है कि चीज़ें किस तरह खूबसूरत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसका महल वकूअ नहायत शानदार है। एक तो ये भी अपना 42 फीट की सड़क के ऊपर है। गुड। दूसरा ये नहर के बिल्कुल ऊपर है। यानी नहर देखिए, जहाँ भी हो कोई भी सोसाइटी जब नहर के बिल्कुल ऊपर होती है तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और इसका जो दूसरी जो चीज़ें हैं, इसके मशरक़ में एक बहुत खूबसूरत सोसाइटी है। मशरक़ की दीवार जो है वो हमारी सोसाइटी को टच करती है। उसके साथ मगरब में, इसके मगरब में एक और सोसाइटी है जो 12 सोसाइटी है। उसके शुमाल में एक और सोसाइटी है, सन्यारियों की बस्ती, बहुत अच्छी बस्ती है जहाँ पे यानी हर चीज़ है। और उसके जनूब में जो है वो नहर और बड़ी सड़क है 42 फीट की। और मगरब में निपॉन फैक्ट्री है जो कि एक इंटरनेशनल फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री के साथ बैक साइड पे हमारी ये कॉलोनी है, और कॉलोनी और उसके निपॉन फैक्ट्री के दरमियान में 25-30 फीट का बड़ा रोड है। और फिरोजपुर रोड यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप पैदल चलकर 5 मिनट में, एग्जैक्टली 5 मिनट में आप वॉक करते आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जी बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया सर। और साथ साथ आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि बेशक हर किसी की ख्वाहिश है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो अच्छे घर बने हों, और जैसे अभी आपने बताया कि फेज़ 2 के जो इर्द गिर्द जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं वो भी वहाँ पे डेवलपमेंट कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। तो आप हमें बताएं कि जब हमारे लोग यहाँ पे घर बनाते हैं तो क्या ये जगह जो है, क्या उनके लिए ये जो रहाइश है उनके लिए कोई माशी लिहाज से भी उनके लिए ये फ़ायदेमंद है? ये चीज़ें मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। मेरा जहन क्योंकि कौम के लिए सोचता है, तो सबसे अहम बात माशी ज़िंदगी है। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप शहर से बहुत दूर होते हैं, रोड से बहुत दूर होते हैं, वहाँ पे माश नहीं मिलता, और लोगों को मीलों मील सफ़र करके जो है वो माशी प्लेसेस पे पहुँचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये शहर के बिल्कुल ऊपर, शहर के बिल्कुल साथ है ये, और साथ इसके राइट लेफ्ट पे वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई 8 फैक्ट्रीज हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। यानी आप, मैं कितने कदम कहूँ कि यानी चंद फरलांग के फासले पर फैक्ट्रीज हैं। यानी रोज़गार के लिहाज से स्कूल्स हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ इससे 2 से 2.5 किलोमीटर फासले पर हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़। कॉलेजेस जो हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, गर्ल्स के कॉलेजेस, बॉयज़ के कॉलेजेस, और यानी कि 1122 है, मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसेज हैं, सारे बैंक्स यहाँ पर मौजूद हैं, कोई 10 बैंक हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, और हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के भी और दूसरे भी वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्पिटल्स हैं। मार्केट्स हैं, जो मंडी है, चारा मंडी है, गल्ला मंडी है, दूसरी मंडियाँ जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं। इस लिहाज से यानी कि बहुत माशी लिहाज से बहुत अच्छा है कि कोई भी उधर शख्स आता है तो वो उसके लिए रोज़गार, अबंडेंटली रोज़गार होगा। सेकंड, हमने खुद भी रोज़गार का प्लान किया हुआ। अच्छा। यानी कि 200 वैकेंसीज़ हैं मेरे पास, जो हम अपनी बूढ़ों से लेकर नौजवान, लड़कियों लड़कों, MS से लेकर MBBS डॉक्टर से लेकर, कॉलेज की प्रिंसिपल से लेकर, स्कूल की प्रिंसिपल से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, अपना सिक्योरिटी से मुतल्लिक और दीगर बहुत सारी हमारे पास वैकेंसीज हैं। ये क्या सारी सोसाइटी में ही मौजूद हैं, ये जो आपका फेज़ है इसी में? ये दोनों फेज़ में। अच्छा। दोनों फेज़ में, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में हम गर्ल्स कॉलेज कैंपस जो है ना वो बना रहे हैं,
और जो दूसरा फेज़ है उसमें बॉयज़ कैंपस जो 14वीं तक जो है ना वो यानी नर्सरी से लेकर 14वीं तक जो है ना वो बनाएंगे। हॉस्पिटल पहले फेज़ में हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास एम्बुलेंस है, स्कूल बस है, 2 बसेस हमारी दूसरी जो कसूर से कॉलोनी और कॉलोनी से लाहौर मेट्रो को जो टच कर रही हैं, तो बसेस हैं। राउंड अबाउट हमारे पास कोई यानी कि 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ बसेस में जो है वो ट्रांसपोर्ट में उनका रोज़गार है। अच्छा। हाँ जी। स्कूल कॉलेज में, दोनों कॉलेजेस में राउंड अबाउट 50-50 लोगों का जो है यानी 50 में उनका रोज़गार है। हॉस्पिटल में राउंड अबाउट कोई 30 लोगों का जो है ना वो रोज़गार है। इस तरह यानी 200 लोगों का हमारे पास वैकेंसीज उनके काम के लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। और सर आप हमें ये भी बताएं कि जब कोई घर बनाता है तो हम देखते हैं कि आम मोहल्लों में हमारे पास पार्क नहीं है और हमारे बच्चे जो हैं कई दफ़ा गलियों में खेलते हैं और मतलब उनके पास कोई ऐसी पार्क नहीं है जहाँ पे वो शाम के वक्त जो है उनके लिए अच्छा जो है वो खेलने का बंदोबस्त हो सके। तो क्या ये फ़ेज़ 2 में और इससे पहले फ़ेज़ 1 में आपने कोई पार्क का और बच्चों के लिए कोई प्ले एरिया जो है, जो प्ले ग्राउंड है, उसका कोई इंतज़ाम किया है? जी बिल्कुल, मैं योहानाबाद में रहता हूँ, 20 साल से रह रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली योहानाबाद अच्छा तो बहुत है, एक क्रिश्चियन फ्रीडम प्लेस है, एक मिनी कंट्री है हमारे लिए, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे पार्क नहीं है। मैं मोस्टली वॉक अपने घर में ही करता हूँ, मैं बाहर नहीं निकलता क्योंकि पार्क नहीं है कोई। तो ये मेरा पहला मिशन था कि वहाँ पर पार्क हो। खुदा ने मुझे मौका दिया तो मैं योहानाबाद में भी हो सकता है फ्यूचर में कोई पार्क अरेंज करूं, छोटा ही करूं, लेकिन वहां पर मैंने 4 कनाल का पार्क रखा, 4 कनाल का, ताकि वो दोनों फेज क्योंकि करीब करीब ही हैं, वो दोनों यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल जी सर। इसके अलावा आप हमें ये बताएं कि जब कई दफ़ा होता है कि ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, उस पर आपने हमें पहले भी बताया, तो क्या फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में इन फ्यूचर आप कोई ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त करेंगे कि जो सोसाइटी की, जैसे हम देखते हैं अक्सर कोई बसेस होती हैं या ऐसी वैन्स होती हैं जो लोगों के लिए कन्वीनियंट होती हैं कहीं पे आना जाना? सर चूँकि मेरा अवामी दिल है, हार्ट जो है खुदा गॉड्स हार्ट है इसमें, तो मैंने ये उसका बेहतरीन प्लान किया हुआ। सुबह 4:30 बजे हमारी बस कसूर से कॉलोनी में आएगी, 5 बजे इधर पहुंचेगी। लाहौर वाली बस हमारी वहाँ से 5 बजे चलेगी और 5:30 बजे गज्जू मत्ते मेट्रो स्टेशन पर पहुँचेगी और योहानाबाद पे जाके खड़ी होगी। आधे घंटे बाद बस हमारी फिर वापस आएगी, यानी जो पहली मेट्रो चलती है 6 बजे, पौने 6 बजे, उसको हमारी सवारियाँ मिलेंगी और वो अपने किसी भी जगह पर लाहौर में शादरे तक अपनी ड्यूटी पे, जॉब पे जा सकते हैं। और इसी तरह आधे घंटे बाद हमारी बस जो है ना वो चलती रहेगी और रात को हमारी जो मेट्रो का आखिरी टाइम आता है वहाँ से सवारियाँ हमारी बस लेगी और 10:30 बजे कॉलोनी में पहुँचेगी और वहाँ से कसूर वाली बस खड़ी होगी जो आगे फिर कसूर जाकर खड़ी हो जाएगी। इस तरह यानी सुबह 4:30 से रात 11:30 बजे तक हमारी मुकम्मल ट्रांसपोर्ट, ताकि कोई भी मेरी बहन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बुज़ुर्ग माँ, बुज़ुर्ग हमारे बच्चे अगर योहानाबाद FC कॉलेज, GC कॉलेज में भी पढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनके लिए कन्वीनियंट जो है एयर कंडीशन जो है गाड़ी उनको अवेलेबल होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और सर आप जैसे अभी आपने ये जिक्र किया कि हमारे बूढ़े जी, आप हमें ये बताएं कि बाद दफ़ा हमारी जो मसीही बस्तियां हैं वहाँ पे हमारे सीवरेज का सिस्टम बड़ा ख़राब होता है, तो यहाँ पे आपने सीवरेज का जो सिस्टम है, क्योंकि जाहिर सी बात है बारिशें होती हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल खड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए आपका जो सीवरेज सिस्टम है उसका क्या आपने प्लान किया है? सीवरेज फ़ेज़ 1 का भी बहुत अच्छा, मैंने वो जगह ही वो चूज़ की जिसमें हमें सीवरेज का प्रॉब्लम ना हो। और फ़ेज़ 2 भी जो है, जो नहर हमारी, नहर के बिल्कुल साथ नीचे हमारा ड्रेन है, जो गवर्नमेंट का ड्रेन है, जो हमारी उसमें कोई एफर्ट नहीं, लेकिन मैंने चूँकि वर्क किया इस पे कि हमें वो जगह जहाँ पर ड्रेनेज ईजी हो, तो वहाँ पर ड्रेन है जो फिरोज़पुर रोड पे रोई नाले में आकर मर्ज हो रही है, वो भी करीबी है, फिरोज़पुर भी करीबी है। शुक्रिया जी। बिशप साहब, आप हमें ये बताएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मसीहियों का जो माशी उनकी जो हालत है वो कि इतनी अच्छी नहीं है जी। तो
आपने ये जो जगह का जो रेट है वो मतलब 3 या 3.5 लाख रुपया गालबन रखा है जी। तो क्या ये रकम देना हमारे मसीही जो बहन भाई हैं उनके लिए ये आसान लगता है आपको, या मतलब ये मुश्किल है? आप क्या समझते हैं कि इसके लिए क्या प्लान है? मेरा दिल को कुछ होता है जब मैं ये चीज़ें भी, क्योंकि मुझे अपनी कौम का बहुत ज़्यादा उनका एहसास होता है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि वो जितना शहर के करीब होंगे उतना उनके लिए फैसिलिटी ज़्यादा होंगी, उतना उनकी माशी हालत अच्छी होगी। और आपको पता है जितना हम शहर के करीब आते हैं जगह भी महंगी होती है, तो आज थोड़ी सी महंगी है ये नया फेज़ जो है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छी लोकेशन है। जो भी पर्सन जाता है वो देखकर ही कहता है कि बहुत वंडरफुल है, क्योंकि हर चीज़ फैसिलिटी वहाँ पर है। तो मेरे ख़्याल में इतना वो महंगी नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे है, और 3 लाख की और 3.5 और 4 पे है, तो इससे थोड़ा है ये, क्योंकि पहला जो था वो 2.5 पे था, ये थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल शहर के करीब है, इसलिए थोड़ी हमें इसकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ी है। हाँ जी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कम आमदनी वाले ख़ानदान हैं वो भी इसको अवेल कर सकते हैं। एक माइंड बनाना पड़ता है। बाइबल मुक़द्दस हमें कहती है कि एक जो दाना शख्स है, रास्तबाज शख्स है, सादिक शख्स है, वो अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है। और मैं आज खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे लोग इस हवाले से अवेयर हो रहे हैं, प्रॉपर्टी लवर हो रहे हैं, ये उनके लिए अच्छा है। हाँ जी। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि क्या हमारे मुल्क में जो मसीही लोग हैं जी, ये जब जगह ख़रीदते हैं, इन फ्यूचर कई दफ़ा हालात को ये मतलब नज़ाकत से उनके हालात ख़राब होते हैं कई दफ़ा, और उनको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करनी पड़ जाती है जी। तो कई दफ़ा हमारे अपने लोगों के पास ऐसे पैसे नहीं होते कि हम उनको वो जगह जो है वो बेच सकें, यानी कि मसीही लोगों के पास। तो फिर क्या होता है कि हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई जो होते हैं वो मुस्लिम बहन भाई जो हैं उनको वो जगह बेचते हैं। तो उसके लिए आपने कोई प्लान किया कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाए कि किसी को अपनी जगह, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े और वो किसी मुस्लिम को देना चाहे, तो उसके लिए आपका क्या लाया अमल है? वैसे पहले तो मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मैंने लोगों को सपोर्ट किया है, शुरू से सपोर्ट किया है, तो अच्छा होता है कि अगर कोई हमारा बहन भाई नीचे जा रहा है, अगर उसको हम थोड़ा सा हौसला दे देते हैं और उसको थोड़ा सा फिनंशियल सपोर्ट दे देते हैं, तो वो उठ खड़ा होता है और दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बन जाता है। पहली बात तो हमारी कोशिश होगी कि वहाँ पर अगर कोई ऐसा बहन भाई, तो हम उसको सपोर्ट करें और उसको नीचे ना गिरने दें। और सेकंड ये है कि अगर हातुल वसा उसका कुछ ऐसा मजबूरी है कि वो वहाँ से माइग्रेशन करना चाहता है, किसी और जगह जाना चाहता है, तो हमने शुरू में ही जब मैंने ये प्लान शुरू किया तो मैंने इसके साथ एक प्लान बी भी रखा। उसके लिए हमने एक फ़ंड जो है ना वो कायम किया है, और उस फंड में हम अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अच्छा जो है ना वो फ़ंड कायम किया जाए। एट ए टाइम अगर कोई भाई या बहन कोई भी किसी को मजबूरी है, तो वो हम 99% मेरी और 100% कोशिश है कि वो किसी और को ना बेचे, वो अपने या तो मसीही बहन भाई को बेचे या फिर हमें ही बेच दे, हम उसको ख़रीदने के लिए तैयार होंगे। जी बिशप साहब, आप हमें ये भी बताएं कि पाकिस्तान में रहते हुए तो हमारे बहुत सारे बहन भाई जगह ख़रीद रहे हैं, तो क्या ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी मसीही हैं, क्या उनमें से भी कोई इस जगह को ख़रीदने के लिए आपके पास उन्होंने कोई राब्ता किया? मैं अपने सारे ओवरसीज़ भाइयों के लिए पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जगह ख़रीदी। मुझे मैं बताने में भी खुशी है कि ओवरसीज़ भाइयों ने, एक ने 60 मरले ख़रीदी है, एक ने 12 मरले ख़रीदी है, आयरलैंड से 15 मरले ख़रीदी है, जर्मन से ख़रीदी है, और इंग्लैंड से ख़रीदी है, मलेशिया से ख़रीदी है, दुबई से 3 फैमिलियों ने ख़रीदी है, और सऊदीया से ख़रीदी है, तुर्की से ख़रीदी है, और अपना कोरिया से, यहाँ से लोगों ने जगह जो है वो ख़रीदी है। तो मैं तो पहले ओवरसीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सेकेंडली मैं अपने ओवरसीज़ भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस कॉलोनी में जगह ख़रीदें, क्योंकि मैं ओवरसीज़ डरते हैं बेचारे बड़े,
लेकिन मैं अपने ओवरसीज़ को भी और पाकिस्तानियों को भी ये मेरा ऐलान है कि बिशप आसिफ कॉलोनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी गरीब और किसी अमीर के साथ फ्रॉड नहीं। आप 100 ईयर्स बाद भी आएंगे, आपका प्लॉट आपके नाम पर और आपका ही रहेगा, इसलिए किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ओवरसीज़ भाइयों से मैं रिक्वेस्टली कहता हूँ, अगर ओवरसीज़ आएंगे वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, मुझे ये भी उम्मीद है कि शायद उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जिस तरह वो मुस्लिम सोसाइटीज़ में लेते हैं और वहाँ पे उनको कुछ दिनों के बाद ही बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो मैं ये भी कहता हूँ शायद उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन उनकी ख़रीदारी हमारे दूसरी कौम के लिए बहुत बेनिफिट उनको मिलेगा। गरीब जो होंगे उनकी वजह से वो डेवलप हो जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में, क्योंकि मुझे जो खुदा ने ब्लेस दी, मैं अमेरिका नहीं भागा, मैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नहीं भागा, मैं जा सकता हूँ। मैंने वहाँ पे नेशनलिटी नहीं ली, मैंने यहाँ पर ही अपने आप को अपने आप को भी इन्वेस्ट किया, डेडिकेट किया है, इन्वेस्ट किया है। और जो मेरे पास कुछ खुदा ने मुझे ब्लेस किया वो भी मैंने अपनी कौम के लिए इन्वेस्ट किया। और ओवरसीज़ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी कुछ डेडिकेशन करें और यहाँ पर इन्वेस्ट करें अपनी कौम के लिए। जी बिशप साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, नेशनल न्यूज़ आपकी बहुत शुक्रगुजार है कि आज आप यहाँ पे आए और आपने बिशप आसिफ कॉलोनी फ़ेज़ 2 के बारे में हमारे नाजरीन को बताया, ताकि हमारे बहन भाई यहाँ पर आएँ और वो इस जगह को ख़रीदें, ताकि अपना घर, अपनी जन्नत, जब जैसे आपने अपने पम्फलेट के ऊपर भी लिखा है कि खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, अपना घर अपनी जन्नत। ज़रूर है कि हम चाहेंगे कि बहुत सारे बहन भाई आएँ और इस जगह को ख़रीदें और अपना घर बनाएं, ताकि वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसानी के साथ और बहुत सारी आसाइशात के साथ जो है वो गुजार सकें। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अभी बिशप आसिफ साहब ने बिशप आसिफ कॉलोनी फ़ेज़ 2 के बारे में हमें बताया, और आप नेशनल न्यूज़ की स्क्रीन पर चलते हुए नंबर को देखें और उस पर रब्ता करें, और बिशप आसिफ साहब से इस जगह के बारे में अगर कोई और मालूमात आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप उनके साथ ताउन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।